नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच कहूं तो काफी जटिल हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं, सशस्त्र विरोध। हम दो युवा क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और बैकुंठा शुक्ला की कहानियों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे ये सशस्त्र विरोध समय के साथ विकसित हुआ और इन युवाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए आखिर क्या रास्ते चुने थे। सोचिए, 12 अगस्त 1908 का दिन है। दी अमृता बाजार पत्रिका में एक ऐसी खबर छपती है जो पढ़ने वालों को अंदर तक झकझोर देती है। एक 18 साल का लड़का जिसे मौत का कोई खौफ नहीं है, बल्कि वो मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा है। ये उस गजब के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है जिसने इन युवाओं को ऐसी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। आखिर क्या आग थी इनके अंदर, और ये सफर कहां से शुरू हुआ, यही तो हमें समझना है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। 1900 के दशक का शुरुआती दौर और अनुशीलन समिति का उदय। हमारी ये कहानी शुरू होती है 1900 के दशक के बंगाल से। यहाँ हमें एक किशोर खुदीराम बोस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनका जन्म 1889 में मिदनापुर में हुआ था। अब इनके नाम के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल परंपरा के अनुसार उनकी बड़ी बहन ने उन्हें 3 मुट्ठी खुद यानी अनाज के बदले एक तरह से खरीद लिया था, ताकि उन्हें कम उम्र में मरने से बचाया जा सके, और इसीलिए उनका नाम पड़ा खुदीराम। खैर, इसी दौर में अनुशीलन समिति नाम के एक क्रांतिकारी संगठन का गठन हुआ। इस संगठन का मकसद बिल्कुल साफ था, अहिंसा नहीं बल्कि हथियारों के बल पर ब्रिटिश शासन का विरोध करना। और हैरानी की बात देखिए कि खुदीराम महज 15 साल की उम्र में इस संगठन से जुड़ गए थे, और 16 साल के होते होते वो एक्टिवली पुलिस स्टेशंस के आसपास बॉम्ब लगाने के कामों में हिस्सा लेने लगे थे। जिस उम्र में बच्चे आमतौर पर खेलते कूदते हैं, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र की तरफ, जहां मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या की पूरी साजिश रची गई। आइए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। 1908 आते आते अनुशीलन समिति ने अपना निशाना तय कर लिया था। निशाना थे डगलस किंग्सफोर्ड, एक ऐसे ब्रिटिश जज जो क्रांतिकारियों को कठोर सजाएं देने के लिए बदनाम थे। उन्हें पहले किताब में बॉम्ब छुपाकर मारने की कोशिश की गई, पर वो नाकाम रही। इसके बाद किंग्सफोर्ड का तबादला मुजफ्फरपुर कर दिया गया, तो उन्हें मारने के लिए 29 अप्रैल 1908 का दिन चुना गया। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ला चाकी ने सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर जाकर किंग्सफोर्ड के पूरे रूटीन की अच्छे से जासूसी की। अपना नाम पता सब बदल लिया था उन्होंने। फिर 6 आउंस डायनामाइट वाला एक बॉम्ब तैयार किया गया, और अंत में स्कूल के बच्चों का भेष बनाकर दोनों यूरोपियन क्लब के बाहर किंग्सफोर्ड की बग्गी आने का इंतजार करने लगे। लेकिन यहां एक बहुत ही भयानक भूल हो गई। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। एक बग्घी क्लब से निकली और खुदीराम और प्रफुल्ला ने उसे किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर उस पर बॉम्ब फेंक दिया। धमाका इतना तेज था कि बग्घी के परखच्चे उड़ गए। लेकिन दरअसल वो किंग्सफोर्ड की बग्घी थी ही नहीं। वो बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली एक दूसरी बग्घी थी जिसमें ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी सफर कर रहे थे। इस एक दुखद गलतफहमी में उन दोनों निर्दोष महिलाओं की जान चली गई और किंग्सफोर्ड बच गए। इस हादसे के बाद क्या हुआ? धमाके के तुरंत बाद दोनों क्रांतिकारी अलग अलग रास्तों पर निकल गए। खुदीराम ने रात भर में लगभग 25 मील का लंबा सफर पैदल ही तय किया और वेनी स्टेशन पहुंचे। अगली दोपहर का वक्त था। पूरी तरह से थके हुए धूल में सने खुदीराम एक चाय की दुकान पर पानी मांग रहे थे। तभी वहां खड़े 2 कांस्टेबल्स को उन पर शक हो गया। जब उन्होंने खुदीराम को पकड़ने की कोशिश की तो वहां हाथापाई शुरू हो गई, और इसी धक्का मुक्की में खुदीराम के छुपे हुए 2 रिवॉल्वर जमीन पर गिर गए और वो पकड़े गए। उनके साथी प्रफुल्ला चाकी की बात करें तो उन्होंने अरेस्ट होने से ठीक पहले खुद को गोली मार ली थी। इसके बाद शुरू होता है एक दंते हुए राष्ट्र का दौर और इस 18 साल के युवा पर चलने वाला ऐतिहासिक मुकदमा। गिरफ्तारी के बाद अदालत में एक ऐसा मुकदमा चला जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। अदालत में खुदीराम ने गजब की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने मृत साथी प्रफुल्ला को बचाने के इरादे से शुरुआत में पूरी जिम्मेदारी अपने ही ऊपर ले ली। हालांकि बाद में वकीलों ने उनकी कम उम्र का हवाला देकर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार इस 18 साल के युवक को मौत की सजा सुना दी गई। और जैसा कि हमने शुरू में देखा था, सजा सुनने के बाद भी उनके चेहरे पर बस एक मुस्कुराहट थी। पर इस एक घटना ने उस वक्त भारत की राजनीति को बिल्कुल 2 धारों में बांट कर रख दिया। एक तरफ महात्मा गांधी थे। उन्होंने इन निर्दोष महिलाओं की मौत पर गहरा शोक जताया और इस हिंसा की कड़ी निंदा की। उनका मानना था कि आज़ादी इस तरह से नहीं मिल सकती। वहीं दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने अपने अखबार केसरी में इन क्रांतिकारियों का खुलकर बचाव किया और तुरंत स्वराज की मांग रख दी।
इस लेख की वजह से तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाती है कि उस दौर में आज़ादी पाने के तरीकों को लेकर कितने अलग-अलग और कितने मजबूत विचार थे। अब समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 1930 के दशक की तरफ, जब HSRA और सरकारी गवाह जैसे शब्द आम होने लगे थे। 1930 के दशक तक आते आते हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। ये संगठन ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार काम कर रहा था। पर इस नई और पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड पीढ़ी के सामने एक बड़ी अजीब और खतरनाक चुनौती आई: सरकारी गवाह। अब ये क्या होता है? दरअसल ये वो इंसान होता है जो खुद अपराध में शामिल होता है, लेकिन बाद में माफी या अपनी सजा कम करवाने के लालच में सरकार से मिल जाता है और अपने ही दोस्तों के खिलाफ गवाही दे देता है। HSRA के एक बहुत ही प्रमुख सदस्य फणींद्रनाथ घोष ने ठीक यही किया, और इस एक गद्दारी ने पूरे संगठन के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। तो सबसे अहम बात यह है कि फणींद्रनाथ घोष के इस विश्वासघात का असर बहुत ही भयानक हुआ। उसकी दी गई इसी गवाही के आधार पर महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। इस एक धोखे ने न सिर्फ क्रांतिकारी आंदोलन को एक गहरा झटका दिया, बल्कि HSRA के जो सदस्य बच गए थे, उनके दिलों में बदले और इंसाफ की एक ऐसी आग जला दी जो बुझने वाली नहीं थी। और इस बदले की आग ने रूप लिया एक वैचारिक प्रतिशोध का, जब बैकुंठा शुक्ला ने पलटवार किया। यहाँ इस कहानी में प्रवेश होता है बैकुंठा शुक्ला का। ये HSRA के संस्थापक योगेंद्र शुक्ला के भतीजे थे। एक बड़ा ही दिलचस्प इत्तेफाक ये भी है कि इनका जन्म ठीक उसी दिन हुआ था जिस दिन क्रांतिकारी सुखदेव का जन्म हुआ था। शुरुआत में बैकुंठा एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे और 1930 में गांधी जी के बिल्कुल अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा थे। इसके लिए वो जेल भी गए थे, पर जब वो रिहा हुए तो सीधे HSRA के संपर्क में आए और उन्होंने एक ही चीज़ ठान ली: फणींद्रनाथ घोष से उसकी गद्दारी का हिसाब लेना। सोचिए, 1930 में जो एक शांत आंदोलनकारी था, उसका सफर कितनी तेजी से बदला। 9 नवंबर 1932 को उन्होंने सफलतापूर्वक उस सरकारी गवाह फणींद्रनाथ घोष की हत्या कर दी। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी, ताकि आगे आकर कोई भी गद्दारी करने की हिम्मत न जुटा पाए। जाहिर है इसके लिए उन पर मुकदमा चला और 14 मई 1934 को गया सेंट्रल जेल में महज 27 साल की उम्र में उन्हें भी फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आइए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं: इतिहास का महत्व और इन शहीदों की विरासत। आज़ादी की इस लंबी यात्रा में एक बात तो बिल्कुल साफ दिखती है: खुदीराम बोस और बैकुंठा शुक्ला दोनों ने ही बहुत छोटी उम्र में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। एक ने अनजान दुश्मन पर वार किया तो दूसरे ने अपनों के बीच छुपे गद्दार को सजा दी। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहास उन्हें आज किस तरह याद रखता है। इन युवाओं का असर सिर्फ किताबों या राजनीति तक नहीं रुका, ये लोगों की संस्कृति की जड़ों में बस गया था। जिस वाइनी स्टेशन पर खुदीराम पकड़े गए थे, आज उसका नाम खुदीराम बोस पूसा स्टेशन है। फांसी के बाद बंगाल के बुनकरों ने ऐसी धोतियां बनानी शुरू कर दी थीं जिनके किनारों पर खुदीराम लिखा होता था, और छात्र उन्हें पहनकर सच में गर्व महसूस करते थे। आज भी कई अस्पताल और यूनिवर्सिटीज उनके नाम पर हैं। वहीं बैकुंठा शुक्ला को आज भी HSRA के एक मुख्य शहीद के रूप में पूरे आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है: इतिहास क्रांति के तरीकों और आज़ादी के अंतिम लक्ष्य के बीच संतुलन आखिर बनाता कैसे है? ये बात सच है कि अहिंसा ने भारत को आज़ादी के करीब लाया, लेकिन हम इन युवा क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिन्होंने साम्राज्यवाद की नींव को हिलाकर रख दिया था। इन दोनों दिशाओं के नेताओं के बीच गहरे मतभेद जरूर थे, पर अंत में उन सबका लक्ष्य एक ही था: आज़ादी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस जटिल ऐतिहासिक मुद्दे को थोड़ा और गहराई से समझने में मदद मिली होगी। इस आखिरी सवाल पर आगे विचार जरूर होना चाहिए।